यार, मैं बोलता हूँ उनको, देखो पूछ, उसने बोला तो है, पता नहीं अभी तक सही नहीं किया शायद। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर भैया, टाइम हो गया, सब लोग आ भी गए शायद। सो डाउट्स पेपर 2 वाला जो है, जो बचे होंगे उनको बाद में कर लेना, ठीक है। और केवीपीवाई पे फोकस करो, पार्टिस वार्टिस जो लोग केवीपीवाई दे रहे हैं वो पार्टिस तो होता रहेगा। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग यार, क्या कर रहे थे हम लोग? लोकस वो क्वेश्चन दिया था इनफाइनाइट वेलोसिटी से गिरने वाला। इनफाइनाइट वाला फिर मतलब रॉड नीचे स्लाइड हो रहा है, हाँ लैडर। हाँ, राइट राइट राइट, हाँ। तो क्या निकला भाई, क्या है तुम्हारा कंक्लूजन? कुछ निकला कंक्लूजन फिर? रॉड स्लाइड हो रही है, दिस रॉड इज स्लाइडिंग। And this is going to hit our planet at a speed of billions and trillions किलोमीटर पर आवर, मतलब कमाल की बात है। तरुण, क्या कुछ क्या रिसर्च उस पर, रिसर्च किया उस पर? भूल गया मैं। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? ये कौन है, मैं कहाँ से अभी आया है? पानी पीने गया था इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे पानी पीने, कल क्या पूरे दिन पानी पी रहा था? अच्छा नहीं, अरे वो कल वाला अर्थ वाला। हाँ हाँ, अच्छा अब अच्छा गॉट इट। मुझे लगा जो है पानी पीता रह गया। हाँ, तो अभी किसी को आंसर मिला नहीं है ना, ठीक है, एक्सप्लोर करो भाई, फिजिक्स की प्रॉब्लम है। सर वैसे एक चीज़ पूछनी थी, जब हम फ्रिक्शन ये सब हटा देते हैं तो हमारे आइडियल केस से तो हम बहुत दूर चले गए ना अभी। दूर तो चले गए, बट एग्जैक्टली तो मैं फ्रिक्शन जीरो नहीं कर सकता, बट यस बहुत ही मतलब कम फिर उसका जो जो हम इंटरफेरेंस कर सकता हूँ मैं, वेरी क्लोज टू जीरो, बट थियोरेटिकली समथिंग इज रॉन्ग। बट आई एम ट्राइंग टू से, तुम अगर ये सोच रहे हो कि फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो मे बी ये पॉसिबल हो, नहीं, फ्रिक्शनलेस प्लेन में भी ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट one end of rod will strike earth with infinite velocity, not possible. So there is something wrong conceptually, और वो कॉन्सेप्ट मैथ्स का गलत नहीं है, मैथ्स कभी गलत नहीं होती है, कुछ फिजिक्स में गलती हो रही है। ये मेरा हिंट है, यहाँ पर मिस्टेक मैथ्स में नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, डिफरेंशिएट वी वाई आ गया, उसमें हमने कहीं कोई मिस्टेक नहीं की, लेकिन मिस्टेक कहीं अगर हो रही है तो वो फिजिक्स में हो रही है। क्या हो रही है वो तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए मेरे साथ। सर ऐसा है कि इसका जो मूवमेंट हो रहा है लैडर का, वो फ्रिक्शन ही कॉज कर रहा है, और हमने एक फ्रिक्शन लेस प्लेन लिया है। नहीं, क्यों फ्रिक्शन क्यों कॉज कर रहा है? आई जस्ट पुश द रॉड, एक उसको पुश कर दिया बस, हल्का सा। फ्रिक्शनलेस है तो वो स्लाइड होगी ना, बिकॉज सेंटर ऑफ मास जहां भी है सेंटर में, तो जो मूवमेंट है वो तो बना ही रहेगा ना हमेशा, तो फ्रिक्शन क्यों कॉज करेगा? फ्रिक्शन एट एनी सरफेस विल ट्राई टू सर मुझे लगता पुश। है हम हाँ वॉक करते तो फ्रिक्शन फोर्स के वजह से ही होता है, दैट्स व्हाई। राइट, बट फ्रिक्शन डजंट हेल्प यू। ऐसा मत सोचो कि फ्रिक्शन की वजह से तुम फ्रिक्शन की वजह से तुम वॉक कर पा रहे हो, बट द स्ट्रेंथ इनसाइड यू मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये मेरे ये पैर हैं और फ्रिक्शन का डायरेक्शन आगे की तरफ है। फ्रिक्शन आगे को क्यों लगता है? क्योंकि मैं अपने पैर को आगे वाले को ड्रैग करता हूँ पीछे की तरफ, तो जो मेरा मूवमेंट है इंस्टेंटेनियस, वो पीछे की तरफ होने वाला होता है, उसको रोकता है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को आगे की तरफ एक्ट करना पड़ता है। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, जो हमारा मूवमेंट है ना, पूरा जो वॉकिंग का पूरा मूवमेंट है, उसमें कभी आगे कभी पीछे बैलेंस होता है। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो तुम्हारी बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो तुम एक्सीलरेट कर जाओगे, मतलब तुम वॉक करते करते ऑटोमेटिकली एक्सीलरेट कर जाओगे। सोचो कितना बढ़िया है, फिर तो किसी गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, अपने आप हम चल रहे हैं, नीचे निकले और वॉक करना शुरू किया, हम एक्सीलरेट कर गए। अभी हम 10 मीटर पे थे उस पर सेकंड पे, अभी हम 100 मीटर पर सेकंड हो गए, 10 मीटर पर सेकंड नहीं, सॉरी, जितने भी थे। तो फ्रिक्शन
हेल्प नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन अभी भी अपोज ही कर रहा है उस मोशन को, लेकिन जो मोशन में जो डायरेक्शन है, हम कभी ड्रैग कर रहे हैं, कभी ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं पैर को, वो उस पे डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन का डायरेक्शन, हमेशा उसको अपोज ही करेगा वो। तो यहाँ पर फ्रिक्शन लेस फ्लोर है और फ्रिक्शन की बात करनी ही नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर आ गया तो फिर वो इक्वेशन में थोड़ा चेंज आ जाएंगे ना। तो यहाँ पर मैथ्स बिल्कुल करेक्ट है, बट हम कहीं कहीं फंडामेंटली रॉन्ग कर रहे हैं, फिजिक्स कहीं पे जो रॉन्ग भी हो है रही है। बट एग्जैक्टली जीरो तो नहीं कह सकते ना। क्यों भैया, जब रॉड जब स्ट्राइक कर जाएगी ग्राउंड पे, जब ये रॉड की कुछ ऐसी पोजीशन हो जाएगी तो एग्जैक्ट जीरो नहीं हो जाएगा वाई? क्या वाई सर बट एग्जैक्ट हम जीरो लोग नहीं हो उससे जाएगा? जस्ट पहले ले रहे हैं ना। चलो जस्ट पहले लो, पॉइंट 100 जीरोस और 1 ले लो, चलो अब उससे मैं डिवाइड करूं तो तुम एक्सेप्ट कर लो कि जो वेलोसिटी होगी वो गूगल में हो जाएगी, 10 पावर 100 हो जाएगी। 10 पावर 100 मतलब क्या बोल रहे हो? आइंस्टाइन बेचारा मतलब क्या सोच रहा होगा पे बैठ के, क्या मतलब ये लोग क्या बातें कर रहे हैं कि जीरो नहीं, जीरो के बहुत क्लोज है ये। सोचो ना क्या बात हो रही है। सोचो, दिमाग लगाओ, कर सकते हो। जो तुम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो वो ये उसी के पोर्शन में है। और मुझे तो यहाँ तक आ रहा है कि मैंने एचसी वर्मा में ही ये क्वेश्चन किया था, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, पता नहीं कभी तो किया था बहुत पहले। तो हम आगे बढ़ते हैं लोकस पर। एचसीवी में तो नहीं है शायद, नहीं है? मुझे तो नहीं दिखा सर। अच्छा, कहीं तो यार मैंने किसी नहीं बुक में किया यार। हुआ है। हाँ, सर यहाँ पे वेरिएबल फोर्स लगेगा ना? फोर्स वेरिएबल लगेगा अलग अलग पॉइंट्स पे, तुम ये कहना चाहते हो रॉड पर, ऐसा कुछ कह रहे सर हो? सर रॉड इसीलिए गिर रहा है क्योंकि जो उसका नीचे mg लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, करेक्ट वो करेक्ट एक करेक्ट। वो एक mg साइन थीटा पी के मतलब नीचे लगा रहा है ना, पी के डायरेक्शन हम्म में, उसी की हम्म वजह से रॉड मूव कर रहा है। हम्म सर वो तो वेरिएबल है ना, क्योंकि जैसे रॉड नीचे जा रहा है वैसे थीटा भी कम हो रहा है। करेक्ट। मैं वो तो बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि अगर ये y है और ये x है तो मुझे उस फोर्स से मतलब क्या है? एज लॉन्ग एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, तो दोनों एंड की जो वेलोसिटीज हैं वो तो एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है ना यार। उस फोर्स से मुझे क्या मतलब? लेकिन उस फोर्स से मतलब है, उस फोर्स से कहाँ मतलब है? जब जब मैं ये इक्वेशन फॉर्म कर दूंगा तो मुझे उस फोर्स से कोई मतलब नहीं रह गया वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। लेकिन वो फोर्स जिसकी तुम बात कर रहे हो उससे फर्क पड़ेगा, और वही इस इसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, जो इनफाइनाइट वेलोसिटी आ जा रही है, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई ये फोर्स ही करने वाला है। तो वो जो पॉइंट क्यू है सर, वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन मूव करेगा ना? पॉइंट जो मिड पॉइंट कह रहे हो क्या? हाँ सर, मिड तो पॉइंट सेंटर करेगा ऑफ मास वो सर्कुलेशन, मान रहे तो तो एम सर वी स्क्वायर बाई आर भी लगेगा उसमें। हाँ सर, इसमें वो नहीं सर, इसमें टॉर्क इक्वेट करना पड़ेगा ना तुम टॉर्क सर? इक्वेट कर दो, ठीक है, फोर्सेस एफबीडी बना लो। एफबीडी में तुम्हारे सारे फोर्सेस तो मिल ही जाएंगे तुमको भाई। कुल मिलाकर ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो सर्कुलर मोशन तो हो ही रहा है ना, अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास को ही फोकस पे रखे हैं तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो एम बी स्क्वायर बाई आर को भी तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते इसमें। हम्म, उन फोर्सेस को बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पर केवल mg नहीं ऐड कर रहा है, यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर भी है, अगर सेंटर ऑफ मास देख रहे हो तो। चलो ठीक है ठीक है, अब फिजिक्स नहीं है, एक मिनट यार, तुम लोग जरा एक्सप्लोर करो उसको, हम मैथ्स में घुसते हैं, बहुत टाइम हो गया, मैथ्स में आते हैं। तो मैथ्स में हमने कैसे, मैंने कुछ कुछ कोई क्वेश्चन दिया था क्या तुमको करने को? फिर इसी में इसका 2:1 के रेशो में अच्छा, डिवाइड करने वाला ये पॉइंट। वाला हो गया था ना खत्म, 2 रेशियो वाला हो गया था। तो एक का आंसर सर्कल आया था मिड पॉइंट का, और एनी अदर पॉइंट ऑन दिस रॉड विल मूव ऑन एन एलिप्स। एलिप्स क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब बाद में देखा जाएगा, बस तुम्हें इक्वेशन निकालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज फाइंड
locus of find locus of vertex C of triangle ABC. ऐसा कुछ ABC, ठीक है. If AC is 3, BC is 4 and AB is 5, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है. एंड AB are variable points on y and x axis respectively. एक्चुअली ए इधर बनाना चाहिए था मुझे. चलो ठीक है, क्या फर्क. अच्छा बना देते हैं, चलो अच्छा लगता है ना. ए इधर हो, बी इधर होना चाहिए. ए बी लेंथ चेंज कर लो. So AC is 3 and BC is 4. क्या हो रहा है, उल्टा हो गया. BC is 3. So BC is 3 and AC is 4. तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है उसी क्वेश्चन से जो हमने पहले सॉल्व किया था. कल हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, हम डिस्कस कर रहे थे रॉड वाला. इस बार रॉड नहीं है, समझो एक ट्रायंगुलर वेज है, ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल है जो स्लाइड कर रहा है. एक बार फिर ये पूरा पूरा ट्रायंगल स्लाइड कर रहा है, सच दैट these two vertices will remain on x and y axis. तो क्वेश्चन ये है कि C का मूवमेंट जो होगा, C जो पाथ ट्रेस करेगा वो क्या होगा. जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, मतलब ट्रायंगल जो है वो फिक्स्ड है. यस. कैसे स्टार्ट किया जाएगा? From where should I start? सर ए बी के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करके फिर डिस्टेंस फॉर्मूला. तो ये बातें सब सही होती हैं. a, 0 अज्यूम किया, इसको 0, b अज्यूम किया. मैंने दो वेरिएबल्स एक्स्ट्रा अज्यूम कर लिए हैं, जैसा मैंने कल भी किया था. कल तो काम इससे हो गया था. आज ठीक है, a और b को रिलेट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 25. ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हो आर्यन? सर फिर डिस्टेंस फॉर्मूला तीनों साइड्स के लिए. एक साइड तो हो गई, बाकी दोनों. अच्छा, सबके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर ले, तुम ये कह रहे हो? यस सर. चलो तुम्हारी बात मानते हुए मैं लिखता हूं एक बार. h माइनस ए होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 16. h स्क्वायर प्लस k माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. ये लो आर्यन, लिख दिया मैंने. अब क्या सर क्वेश्चन में एक डाउट है मुझे. ये जो साइड्स हैं उनके लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेंगे ना? ऑब्वियसली 3, 4, 5. हाँ. पूरा का पूरा ये ट्रायंगल है ना, वो स्लाइड कर रहा है. दिस ट्रायंगल इज स्लाइडिंग. समझा, मुझे लगा सिर्फ ए एंड बी मूव कर रहे हैं, सी का बताना है रिस्पेक्टिवली. नहीं, ए भी मूव करेंगे तभी तो सी मूव करेगा, है ना. पूरा ट्रायंगल ही मूव कर रहा है ना. हाँ, तो आर्यन ये दोनों, ये तीन इक्वेशंस आ गई. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन. अब बताओ आर्यन. सर ए बी एलिमिनेट करने का ट्राई कर रहा हूँ. तो रास्ता उसका बिल्कुल सही है. और क्योंकि हमारे पास तीन इक्वेशंस है तो हम ए बी को एलिमिनेट करके एच और के को रिलेट कर सकते हैं. यानी अलजेब्रा बिल्कुल प्रॉपर है, बट मेथड थोड़ा लॉजी है बिकॉज लेंथी होगा काम. इम्पॉसिबल नहीं है बट लंबा है. सर 3x = 4y का आंसर. परफेक्ट. थोड़ी देर रुको, इन लोगों को भी ट्राई करने दो, देखें. तो इस मेथड से मैं आर्यन मान रहा हूं कि तुम कर लोगे. ठीक है, इस मेथड से तुम इस क्वेश्चन को कर लोगे, मान लिया. चलो
ये हमारा मेथड 1 हो गया। जो लोग भी इस मेथड से ट्राई कर रहे हैं मान लिया हो जाएगा, बट क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है तो हम अभी से एक दूसरा मेथड सोचने की कोशिश करते हैं। दूसरे मेथड का मतलब क्या होगा? बेटर अलजेब्रा या ज्योमेट्री। बेटर अलजेब्रा का मतलब होता है जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम अज्यूम कर रहे हैं वो कम हो। हम 2 अज्यूम कर रहे हैं, क्या हम 2 से कम वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं? या क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वेरिएबल अज्यूम नहीं करना पड़े? सर अगर सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया नहीं नहीं एक्स नहीं, एक्सिस, सी से ए बी पे, सी से ए बी पर। नहीं वही सर, अगर वो जो पॉइंट होगा ए बी पे उसका लोकस हाँ, और सी का लोकस बराबर ही होगा ना? क्या मतलब? सी और उसकी पोजीशन तो अलग है, सेम कैसे हो सकती है? मतलब लोकस कैसे सेम हो सकता है? सर इक्वेशन के सेंस में बोल रही हूँ। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो जहां पर सी होगा वहां पर ये पॉइंट कैसे हो सकता है? इनके बीच में तो डिस्टेंस हमेशा रहेगी ना। यस सर। नहीं, सी का लोकस ये तो नहीं हो, मतलब इस पॉइंट का लोकस सी का लोकस नहीं होगा। सॉरी। सो परपेंडिकुलर जहां तक ड्रॉप करने की बात है तो व्हाई डोंट यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस? इट्स ऑलवेज गुड टू ड्रॉप परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, यू शुड टेल योर डायग्राम व्हाट इज एच व्हाट इज के। उसको बताओ तो सही कि एच और के क्या है। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि एच और के क्या है। ये जो सीपी है विच इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस इज के। और ये जो सी क्यू है ये है एच, दिस इज एच एंड दिस इज के। और अब बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिखा किसी को? कुछ दिखा किसी को कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो थीटा अज्यूम करेंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा है। एंगल PCA is same as angle BCQ। कैसे? ऐसे कैसे भाई? कौन एक्सप्लेन करेगा? सर BCA 90 डिग्री है तो एंगल BCP is 90 minus theta, but angle QCP is also 90, so 90 वाह, minus क्या है 90 वो? minus theta। मुझे तो बहुत ज्योमेट्री आता, बहुत बढ़िया, शाबाश। लो भाई, दोनों एंगल थीटा हो गए। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के अलावा एक और एंगल सेम हो गया तो मतलब दोनों सिमिलर हो गए ना यार। या सिंपली अब तो एच और के को रिलेट करना एक लाइन में हो सकता है ना। cos थीटा, व्हाट इज cos थीटा इन बोथ ट्राइंगल्स? h/3 is equal to k/4। K/4। Wow। So without using any variable we just solve the problem। अभी जिस बच्चे ने आंसर दिया उसने कैसे सॉल्व किया भाई? तुमने कैसे सॉल्व किया? साइक्लिक क्वाड्रेंट। Cyclic quadrilateral, very nice। Then there is a method 3। Method 3 is always, मतलब लास्ट में जो हम करते हैं वो कुछ अलग ही होता है। और इस बार भी तुम देखो, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया। ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए ना कि यहाँ पर ये देखो राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। उसका यूज कैसे करना समझा नहीं। देखा था पार्थ? हाँ, इसका यूज कैसे करना है मतलब साइक्लिक पे मैंने आरंभ में कितनी क्लासेस ली हैं, साइक्लिक पे तो पूरी शीट सॉल्व की है तुमने। और इसका यूज कैसे करते हैं बहुत सिंपल है यार। इसको O को C से ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज अगर ये साइक्लिक है तो एक सर्कल पास होगा ना, सेम सेगमेंट से इक्वल एंगल होते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा ही रहेगा ना। हाँ, और अगर
ये चीज तुम्हें दिखाई दे रही है तो काम हमारा खत्म हो गया। कैसे कैसे खत्म हो गया? बिकॉज ये जो थीटा है ये कांस्टेंट है, ये ट्रायंगल के अंदर का एंगल देख रहे हो, ये 4 है, ये 3 है, वो 5 है। क्लियर सी बात है कि tan थीटा इज 4/3। बट जब हम इस थीटा की बात करेंगे, अगर ये थीटा कांस्टेंट है, ओरिजिन से एक लाइन निकल रही है और उसका एंगल जो है वो फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली वो लाइन ही फिक्स हो गई। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं स्लोप की टर्म से बात करूं, ओसी का स्लोप क्या होता है? tan थीटा ही तो होता है। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था? k - 0 अपॉन h - 0। सो k upon h is equal to 4/3 and this implies, again answer, y is equal to 4x/3, है ना? ये था हमारा साइक्लिक क्वाड्रेटर वाला मेथड। इसमें डाउट है। हाँ सर, हमने जो कल क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि मिड पॉइंट इनका सर्कल में जाएगा। ठीक है, तो फिर ये जो एबीसी है उनमें सर्कल पास होगा एक, ABC से सर्कल पास होगा। AB डायमीटर है अच्छा, तुम कह रहे हो कि वो सर्कल जो और C सर्कल पे होगा, तो अगर मिड C पॉइंट सर्कल पे हो, तो C वो सर्कल, सब, वो जो सर्कल है वो कांस्टेंट सर्कल नहीं है, वो फिक्स सर्कल नहीं रहेगा ना। जब तुम A और B को मूव कराओगे तो सर्कल भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा, सर्कल हाँ तो फिक्स सर्कल नहीं है। सर्कल में मूव करेगा तो C भी सर्कल में मूव करेगा ना फिर। C क्यों सर्कल मूव करेगा दोस्त? ये सर्कल है, ये बॉल है, ये मैंने ड्रॉप कर दी नीचे, क्या ये पॉइंट सर्कल में मूव कर रहा है? केवल सर्कल पे होने की वजह से ना सर्कल पे मूव करेगा वो। सर ये लेकिन उनका मिड सर्कल इस पॉइंट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो बाकी सारे पॉइंट भी सर्कल में मूव करेंगे। अरे ये क्या बात है यार, ऐसा ना होता है। ये तुम शायद विजुलाइज गलत कर रहे हो। अगर इस लाइन पर एक पॉइंट सर्कल में मूव कर रहा है, दूसरा एलिप्स में मूव कर रहा है इसी लाइन पर, और ये पॉइंट तो उस रॉड पे है ही नहीं, ये तो उसके ऊपर है कहीं, उसकी ज्योमेट्री अलग है। ये तुम कैसे इमेजिन कर रहे हो कि अगर ए बी पर कोई भी पॉइंट सर्कल में मूव करेगा, एलिप्स मूव करेगा, तो दुनिया के सारे पॉइंट्स एलिप्स मूव करेंगे? ऐसा ही ना होता है, ऐसा नहीं है। अब वो शायद तुम विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, उसका एनिमेशन बनाओ पार्थ, इस पर एक ऐप बनाओ, ठीक है, जिसमें हम देख पाए, लोकस चेक कर पाए बनाकर। क्यों? ये तो फ्लैश में हो जाएगा, ये फ्लैश में हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। फ्लैश वाला तुम लोग कर ही लेते होगे नहीं? चलो ठीक है, कोई बात। सर मुझे हेलो वर्ल्ड आता है सर। अच्छा, सीख ले, बहुत आराम से, तुरंत हो जाएगा। अब तो कितने सारे ऐप हैं जो अपने आप हो जाएगा, ही बस रॉड डाल दो, अपने आप स्लिप हो जाएगी वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस बात को फिर से नोटिस करो कि जब हमने अलजेब्रा का यूज किया तो काम बहुत लेंदी हो गया, इसलिए मैं इतनी ज्योमेट्री बताता हूँ। ज्योमेट्री बताने का पर्पज ये है क्योंकि कोनिक सेक्शंस के क्वेश्चन सभी लोग कर लेते हैं, बट वही बात है कि एक क्वेश्चन कोई 5 मिनट में करेगा और कोई 1 मिनट में कर लेगा। तो तुम अगर 1 मिनट में करना चाहते हो, थोड़ी सी ज्योमेट्री तुम्हें आनी चाहिए। और ये कोई बहुत ज्यादा ज्योमेट्री नहीं है। मेथड 3 में ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिल यूज हो गया, बट मेथड 2 में कौन सी बहुत बड़ी ज्योमेट्री यूज हुई यार? 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, दिख गया सिमिलर ट्रायंगल, काम खत्म हो गया। और फिर अल्टीमेटली अगर नहीं क्लिक किया तो ठीक है, ये मेथड है हमारे पास, हम अल्टीमेटली अलजेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं ना भाई? हुआ आर्यन? अरे तुम्हें सर ए मैंने स्क्वायर फिर किया नहीं आगे। अच्छा नहीं किया ना? तुम जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक बी स्क्वायर आएगा, इसको ऐड करना, तुम्हें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पता है। फिर ए और बी में एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, तो ए इन टर्म्स ऑफ बी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वो करके आ जाएगा, बट काम थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये कहीं ज्यादा इजी है। ठीक है, चलो एक मैं मिलता जुलता तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, उसको अपने आप ट्राई करो, बट जरूरी नहीं कि इतना इजी हो। इस बार अगेन फाइंड locus of vertex C if triangle ABC is equilateral. If triangle ABC is equilateral.
60 वाला है, and side length is a ले लो, side length is a. एक डाउट था, हाँ वो जो पिछले क्वेश्चन में मैं ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही थी, तो वो जो पॉइंट आएगा उसका वो जिस, अगर मैं उस पॉइंट के बारे में बात करूँ तो वो जिस शेप में मूव कर रहा है वो सेम होगा क्या बाय एनी चांस? देखो, ये पॉइंट जो तुम कह रही हो वो हाइपोटेन्यूज पे है, और हाइपोटेन्यूज पे कोई भी पॉइंट अगर तुम लोगे तो वो किस में मूव करेगा, या तो सर्कल पे या फिर एलिप्स पे, है ना? So find the locus of vertex C if this is an equilateral triangle where each side length is a. So BC parallel लेके x axis पे. अरे भाई छोटे बालक, ये मूव कर रहा है, मूव, A मूव कर रहा है x एक्सिस पर, B मूव कर रहा है y एक्सिस पर, तो हो सकता है कि लाइफ में किसी मूवमेंट पे ये पैरेलल आ गया हो, लेकिन हमेशा तो ही रहेगा मूव कर रहा है, मूव इज मूविंग, है ना? तो हमेशा मैं मतलब चीज देखता है, हाँ ये पैरेलल हो गया, बस मैं अपना काम खत्म कर दूंगा तुरंत खड़ा। अगर ये पैरेलल रहेगा तब तो ये ट्रायंगल फिक्स हो गया, तो सी मूव कैसे करेगा? फिर तो सी की पोजीशन फिक्स हो जाएगी ना। मूव नहीं करेगा तो लोकस कैसे आएगा? लोकस तो एक पाथ होगा ना, पाथ ट्रेस कैसे होगा फिर? मतलब ये ट्रायंगल एक टाइम पे ऐसा रहा होगा, देखो ऐसा रहा होगा, हो सकता है ना कि ए यहाँ रहा हो, बी यहाँ रहा हो, सी यहाँ रहा हो, और वही ट्रायंगल स्लाइड करते हुए ऐसा भी हो सकता है, फिर ऐसा हो गया हो, ए यहाँ आ गया हो, बी यहाँ आ गया हो, सी यहाँ आ गया हो। इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। ए मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पर, बी मूव कर रहा है वाई एक्सिस पर, मूव कर रहा है लगातार। ये कहीं बीच की एक पोजीशन है जो मैंने दिखाई है इसमें। अभी तक इतना समझ में आ गया हो लोकस होता क्या है, ये बात तो समझ में आ ही रही होगी ना। चलो सर कोई वेटिंग रूम में नहीं, कहाँ देखा तुमको? सर मैसेज आया था इसलिए। ओके, किसी और मीटिंग चला गया वो? अब इस बार साइक्लिक वाला हमारा मेथड तो काम नहीं करने वाला है, बिकॉज साइक्लिक बनी ही रहा है, 90 है वो 60 है, तो साइक्लिक वाली बात तो खत्म हो गई वैसे ही। बट कुछ और चीजें हैं जो काम कर सकती हैं, सोचो। फॉर एग्जांपल ये जो मेथड 2 था हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाला, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने यहाँ, दिस इज के, दिस इज एच, तो क्या ये कुछ यूज में मतलब हमारे यूजफुल हो सकता है कुछ? क्या लगता है? अगर मैं इस एंगल को थीटा लूंगा तो क्या इस पर इस एंगल को बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा? 30 माइनस थीटा हो जाएगा। 30 माइनस थीटा। सो एंगल ACP is theta, then angle BCQ हाँ 30 माइनस थीटा। 30 माइनस थीटा। तो क्या कुछ ये काम की इंफॉर्मेशन है, इससे कुछ फायदा मिल सकता है? क्या इस एंगल को मेजर करने के बाद हम इसका कुछ एडवांटेज ले सकते हैं? सर अगर दोनों का tan थीटा का सम अगर 30 कर देते हैं कैसे कर सकते हैं? हाँ यार बाद में करते हैं। cos थीटा क्या है? cos थीटा क्या है? देखो ना इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या है? k by a, राइट? और cos
30 माइनस थीटा क्या है? क्या है? h by एक अनवांटेड, एक ऐसा वेरिएबल कौन सा है जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं? वी वांट टू रिलेट एच एंड के, ए इज अ कांस्टेंट, थीटा ही तो है। तो अगर तुम थीटा को एलिमिनेट कर ले गए तो काम खत्म हो जाएगा। क्या तुम इन दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट कर सकते हो? कर सकते हो। लोनी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए थे मैंने। हाँ सर, हो एलिमिनेटिंग जाएगा। तो कर डालो, आंसर बताओ फिर। इंटरेस्टिंगली देखते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स किस शेप में मूव करता है। राइट एंगल वाला तो स्ट्रेट लाइन आ गई। ये इक्वेशन जो थी ना y = 4x/3, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो वर्टेक्स है वो किस में मूव कर रहा है। Try to eliminate theta and find a relation between h and k. ये कुछ नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं भाई इसमें हमको। किसी और बैच से हैं क्या बच्चे? संचय, आदित्य, अंशुल। ओके। तो थीटा को एलिमिनेट करो भाई, बताओ आंसर क्या आ रहा है। अगेन इट इज टेकिंग मोर देन यूजुअल, मतलब ये ज्यादा टाइम ले रहा है यार। इतना टाइम लगता है क्यों? तो स्लो हो गए तुम लोग यार। क्या करना होगा? उसको ओपन तो करना होगा। ओपन किया इसको? सर एक क्या है ओपन रूट का करने का? टर्म आ रहा है। फिर रूट आ रहा है। कोई बात नहीं। √3 cos थीटा, आगे बताओ। √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2h/a। ये आया? यस। आ गया। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है साइन थीटा में। स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2h/a माइनस √3 cos थीटा यानी k/a का होल स्क्वायर। And sin square theta is 1 minus cos square theta, 1 minus k square by a square is equal to, खत्म हो गया, 4h square plus 3k square minus 4√3hk divided by a square. So answer is a square minus k square is equal to 4h square plus 3k square minus 4√3hk. And simplify this, replace h by x, k by y. You will get 4x square plus 4y square minus 4√3xy is equal to a square. Do you know what is this? Can you guess what is this? क्या है ये? सर सर्कल नहीं, नहीं, एलिप्स होगा फिर। xy की टर्म नहीं होती है, ठीक है? सर्कल में कभी भी xy की टर्म नहीं होती है। ये कर्व है। क्या ये? सभी कर्व है। हाँ, ये कर्व है और हमारे सिलेबस का कर्व है। ये है एलिप्स, लेकिन ये एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे हमने अभी तक देखा ना, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर, ये उस फॉर्म में नहीं है। तो ये कैसा एलिप्स है और आई मीन इसको पूरा हम डिसाइफर करेंगे जब एलिप्स पे पहुंचेंगे तब, अभी नहीं। फिलहाल अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो कि इसका मूवमेंट किस में होगा, तो ये एलिप्टिकल मूवमेंट है। ट्रायंगल के वर्टेक्स का मूवमेंट भी एलिप्टिकल होगा, एलिप्स है ये, ठीक है? मैंने थोड़ा दूसरे मेथड से किया, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड ही है, लेकिन मेरा आंसर भी सेम ही आया, लेकिन थोड़ा अलग था।
तुम्हारा आंसर? मैं tan थीटा का मतलब 2 लिए और tan थीटा का सम 30 लिया, tan x और tan y लिया, उनका सम 30 लिया। हाँ ठीक है बात वही है ना, तुमने एंगल्स का सम 30 करके उसको ओपन कर दिया ना tan करके। हाँ सर। ठीक है आंसर इवेंचुअली यही आएगा ना? हाँ यही आ सर। रहा है तुम्हारा? हाँ ठीक है करेक्ट है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा लोकस का एक और क्वेश्चन है। ओके अब हालांकि वहां तक पढ़ा नहीं है बट ठीक है, इतना तो सबको पता ही होगा कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है। हमने अभी तक नहीं की है यहाँ पर, बट बाकी सबको पता होगी। तो सिचुएशन ये है भाई कि यहाँ पर एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। सबको पता ना y इक्वल टू एक्स का लाइन का मतलब क्या है? अब तुरंत सब लोग बोलेंगे अरे ये तो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो गई, ये कैसे हो गई? अरे मेरी मर्जी भाई, मैं कहीं भी एक्स और y एक्सिस ले सकता हूँ। तुम हमेशा उस चीज को ऐसे क्यों देखते हो कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? तो ये एक्स एक्सिस है y एक्सिस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यार, हमारी मर्जी है, हम जहां लेना चाहें वहां ले सकते हैं। इतनी फिजिक्स किस लिए पढ़ते हो? तो ये लाइन अगर y इक्वल टू एक्स है, ये लाइन y इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। और ये कहाँ मीट करेंगे एक दूसरे को? ओरिजिन पर। मुझे पता है कि तुमने अभी तक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस नहीं पढ़ी हैं, बट इतना तुमने कॉलेज लेक्चर्स में जरूर कवर कर लिया होगी लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर इस पर एक पॉइंट है B। दोनों वेरिएबल पॉइंट्स हैं, बट दोनों पॉइंट्स वेरिएबल हैं, बट द लेंथ AB इज कांस्टेंट। जैसे मान लो AB जो है वो हो गया 6 यूनिट्स, AB जो है 6 यूनिट्स। क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ circumcenter of triangle OAB. Can you find circumcenter, locus of circumcenter of triangle OAB? बताइए भैया। A is a point on x-axis once again. अब इस बार सॉरी y equal to x and B is y equal to x. तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, रॉड वाला है ना, लेकिन हमारी जो रॉड है उसका मूवमेंट अब अलग है। अब इस बार जो है वो एक्स वाई एक्सिस पे नहीं, इन दो लाइंस पे उसके एंड मूव कर रहा है। और मैंने फिर रॉड पे कोई पॉइंट नहीं लिया, मैंने इस ट्राइंगल के सरकम सेंटर का लोकस पूछा है, क्योंकि ये चेंज तो होगा, ए और बी तो मूविंग है, तो ट्राइंगल चेंज होगा, ट्राइंगल चेंज होगा तो उसका सरकम सेंटर चेंज होगा। तो सरकम सेंटर का एक पाथ ट्रेस होना चाहिए, उसकी इक्वेशन तुम्हें निकालनी है। सरकम सेंटर सी बोल देता है, सरकम सेंटर। कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं तुम्हारे, बताओ। सर यहाँ पे अगर हम इसे h, k लेते हैं तो जो r होगा ट्रायंगल का सरकम रेडियस, वो √(h² + k² हो जाएगा। जस्ट मैं मुझे आ गया। हाँ फिर से बोलना, r क्या है? r अगर मैं h, k ले तो r √(h² + k² हो जाएगा ना? करेक्ट करेक्ट, मतलब ये ओरिजिन है। तो सर वहाँ पे एंगल हम निकाल सकते हैं, एंगल BOA। एंगल BOA निकाल सकते हैं, दो लाइंस के बीच का एंगल। सभी लोगों को पता है कि y इज इक्वल टू mx, ये रहा स्लोप, y इज इक्वल टू इसका स्लोप बन रहा, बिल्कुल सही है। ओके हाँ तो सर शायद से 1/3 आता है ना, वो tan थीटा वहाँ पे 1/3 आ जाएगा। तो सर 6/sin थीटा जो वहाँ पे होगा वो इक्वल टू 2r हो जाएगा ना, तो वहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। वेरी गुड। तो उत्कर्ष ने बताया इट वाज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ सरकम रेडियस, कि सरकम सेंटर जिसका हमको लोकस निकालना है वो h, k है, और सरकम सेंटर की डिस्टेंस ओरिजिन से OC जो है इट इज कैपिटल R, सरकम रेडियस, राइट। अब इस सरकम रेडियस
साइड अपॉन 2 साइन थीटा, a अपॉन 2 साइन ए, b अपॉन 2 साइन बी, अगर तुम्हें याद हो ये मैंने लिखवाया है। थीटा यहाँ पे ऑपोजिट एंगल है। अब तुम ध्यान दो कि इस ट्रायंगल में हमारे पास एक साइड है जिसकी लेंथ हमको पता है। अगर हमको उसका ऑपोजिट एंगल भी पता हो तो हम सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं, और हमको उसका ऑपोजिट एंगल पता है। कैसे? एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला जो है tan थीटा, चलो एक्यूट एंगल मालूम मैं निकाल रहा हूँ, m1 माइनस m2, देखो m1 क्या है 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1, इट इज 1/3। सो tan थीटा इज 1/3, तो हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, और हम साइन थीटा निकालेंगे तो देखो r की वैल्यू आ जाएगी, r इज इक्वल टू साइड क्या है 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। देखो ना साइन थीटा क्या आएगा, tan थीटा इज 1/3, देन साइन थीटा इज 1 अपॉन √10। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो सरकम रेडियस कांस्टेंट हो गई, और अगर सरकम रेडियस कांस्टेंट हो गई तो मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा कि जो C है उसका लोकस एक सर्कल होना चाहिए, है कि नहीं? क्या होगा आंसर तुम्हारा? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 900। 90, √10 है ना वो 90। So this implies x square plus y square is equal to 90 is your answer. उत्कर्ष ने किया हुआ था क्वेश्चन पहले या फर्स्ट टाइम देख रहे हो ऐसा कोई क्वेश्चन? फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस अप्रोच, वेरी गुड। हाँ भाई, बाकी लोग समझ पाए सोल्यूशन को? पार्थ, पार्थ समझ में आया? हाँ सर, ये फॉर्मूला याद है a अपॉन 2 साइन ए वाला? हाँ सर, आपने पिछले से हाँ पिछले तो जब सरकम सेंटर की बात हो, जब सरकम सेंटर के बारे में कोई बात हो, तो एक बार सरकम रेडियस के बारे में सोच लेना चाहिए। और सरकम रेडियस के फॉर्मूले के टाइम पे मैंने बताया था कि फॉर्मूला बहुत सिंपल है। किसी भी ट्रायंगल के सरकम रेडियस के लिए वी नीड अ साइड एंड ऑपोजिट एंगल। वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तुम्हारे पास है एफर्ट डालने के लिए, ये सॉल्यूशन नोट करो, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड। इन केस तुमको ये चीज स्ट्राइक नहीं करती है तो फिर तो जो सरकम सेंटर निकालने के मेथड्स हैं या फिर जो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने की चीजें हैं वो हमें करनी पड़ेंगी। ए को हमने अज्यूम कर लिया फॉर एग्जांपल x1, x1, बी को हमने अज्यूम कर लिया x2, 2x2, और उसके बाद प्रोसीड किया, आएगा आंसर। तुमने अभी भी 2 ही वेरिएबल्स अज्यूम किए हैं तो आंसर आएगा, बट इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सेम क्वेश्चन में कैन यू फाइंड द locus of ortho center? Locus of ortho center.
डायग्राम में फिर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर पिछले क्वेश्चन में आपने रेडियस निकाला फिर सर्कल फॉर्मूला लगाया, एक बार फिर से बताएं क्योंकि मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, मैंने ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो ना, ये जो रेडियस हमने निकाली है ये वाली, ये किसके बीच की डिस्टेंस है? इस h, k की ओरिजिन से तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये, दिस इज OC। OC सर लेकिन सी तो मूव कर रहे हैं ना, तो रेडियस सेम होगा क्या? नहीं होगा। C मूव कर रहा है, सही बात है, लेकिन C इस तरीके से मूव कर रहा है कि जो उसकी O से डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। ये डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हुए तो मूव कर सकता है ना वो, और ये हमने प्रूव किया ना, देखो ना, ये निकाला है हमने, R is 3√10। इस ट्राइंगल की सरकम रेडियस की लेंथ कांस्टेंट रहेगी और O तो फिक्स्ड है। नाउ व्हाट इज सरकम रेडियस? सरकम रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर फ्रॉम द 3 वर्टाइसेस। तो ये बात क्लियर है कि सरकम सेंटर मूव कर सकता है, ठीक है, लेकिन सरकम सेंटर इस तरीके से मूव करेगा कि ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन इज वन ऑफ द वर्टाइसेस, ओरिजिन एक वर्टेक्स है और ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, 3√10 रहेगी। सो x² + y² = 90, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये सर्कल आ गया, वो अलग बात है, सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है, हमें तो इक्वेशन निकालनी थी, आंसर आ गया। हाँ ठीक है तरुण, समझा ना? तो इस बार हमको निकालना है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का, और ये 6 शायद से हो गया, आंसर बताओ। वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा ओके, कैसे किया? सर बी से OA पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो बी, चलो कर दिया। हाँ सर, तो हमको एंगल BOA पता है, उन्होंने अभी निकाला था सर, तो उससे हम साइड BO निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ K, बिकॉज B और परपेंडिकुलर की जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज K। वेट, क्या निकाल लेंगे हम? क्या निकालना चाहते हो? BO निकालेंगे, BO की लेंथ निकालेंगे हम। BO की लेंथ फिक्स नहीं है, B मूव कर रहा है, A मूव कर रहा है, तो BO की लेंथ कैसे निकाल सकते हो? BO की लेंथ अगर निकल गई तो फिर ट्रायंगल ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा भाई, लोकस आएगा ही नहीं फिर, तो BO की लेंथ नहीं निकल सकती ना। ओके सर एरिया उसे एक्सटेंड करके अगर उस पर परपेंडिकुलर, वो से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है बिकॉज सर, या फिर सिमिलरिटी से इसका OH निकाल लेंगे। इंटरेस्टिंग। OH कितना होगा प्रतीक्षा? सर 1 सेकंड। Can you find this distance OH? क्योंकि अगर OH में कुछ स्पेशल हो गया तब तो काम ऐसे होगा ना जैसे पिछली बार सर्कम सेंटर का काम हो गया था, ऐसे ही ऑर्थो सेंटर का भी हो जाएगा। सर x² + y² = 324 है। गुड। 2r थीटा 2r cos थीटा मतलब O आप। यस वेरी गुड। तो भाई ये लोग जो बता रहे हैं उसका बेसिस है ये इंफॉर्मेशन कि जो ऑर्थो सेंटर है, और ये काम सभी लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कि जो ऑर्थो सेंटर है वो वर्टेक्स है, जैसे कि AH है, AH is 2r cos A,
इसको बहुत आराम से प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि तुमको ये लेंथ ऑलरेडी पता है इन टर्म्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, और तुम्हें ये वाला एंगल पता है। कितना ये एंगल पता है? ये एंगल है C। तो बहुत आराम से AH निकल सकता है, और एक बार AH निकल गया, लुक एट दिस ट्रायंगल, मैं OH की बात कर रहा था, तो OH कितना होना चाहिए? अगर ये फॉर्मूला सही है तो OH होना चाहिए 2r cos थीटा। R हमने अभी भी निकाला, पिछले क्वेश्चन में हमने सर्कमरेडियस निकाली 3√10, सो 2 into 3√10 into cos थीटा, वी ऑलरेडी हैव tan थीटा, तो cos थीटा भी है हमारे पास। कितना होगा cos थीटा भाई? 3/√10। क्यों? 3/√10 तो होगा। Yes. यस सर। सो √10 कैंसिल, और OH कितना आ गया? 18। और एक बार फिर OH इज कांस्टेंट, और अगर OH कांस्टेंट है तो H का मूवमेंट कैसा होगा? एक बार फिर से एक सर्कल बनने वाला है, ऑर्थो सेंटर भी एक सर्कल में मूव करेगा। क्या होगी उस पाथ की इक्वेशन? हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। H को मैंने H, के एज्यूम किया, 0,0 से H, के की डिस्टेंस √h² + k² इक्वल्स टू 18, 18 का स्क्वायर 324, या फिर x² + y² इज इक्वल टू 324। बहुत अच्छे, क्या बात है, कम लोग कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, वेरी गुड। तो अप्रोच अब हमारी बन रही है, बट मैं ये चाहता हूं कि अब आप लोग इससे सेटिस्फाई ना हो, बिकॉज इतनी ज्योमेट्री हमें स्ट्राइक करे या ना करे क्या पता, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग अपने अलजेब्रा वाला मेथड भी डिस्कस कर लें, सेफ साइड होने के लिए, कि मान लो मुझे ज्योमेट्री स्ट्राइक नहीं कर रही है, मुझे इतनी ज्योमेट्री नहीं आती है, या मुझे नहीं करी उस टाइम पर, तो फिर मैं क्या करूंगा? छोड़ दूंगा क्वेश्चन? नहीं ना, क्वेश्चन तो होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। तो अगर मुझे ज्योमेट्री नहीं आ रही है तो मैं ये क्वेश्चन कैसे करूंगा? बताओ। सर परपेंडिकुलर लाइंस बना सकते हैं। यस सर मतलब परपेंडिकुलर लाइंस, ये वाली ये ना? हाँ सर, नहीं सर, ओ से ओ के बजाय हम लोग दो दो मतलब जो दो लाइंस का इक्वेशन पता है उन्हीं का परपेंडिकुलर बना सकते हैं ना। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। मैं एक्चुअली तीनों बना था। हाँ ठीक है, ठीक है, बनाई तो ए से ही चाहिए, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज एच। ऑलराइट, तो स्टार्ट कैसे करना चाहिए? एच को तो हमने अज्यूम कर लिया, एच कॉमा के, दिस इज y इक्वल टू x, दिस इज y इक्वल टू 2x। और जैसे मैंने कहा था कि जब ज्योमेट्री हमको नहीं आती है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सहारा है वो ये है कि हम अलजेब्रा यूज करते हैं। अलजेब्रा मतलब हम वेरिएबल्स लाते हैं। कहाँ से लाएंगे वो वेरिएबल्स? जैसे पॉइंट ए, अब पॉइंट ए को मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, राइट? पॉइंट ए को मैंने अज्यूम किया x1, x1। क्यों x1, x1? क्योंकि y इक्वल टू x को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। और ऐसे पॉइंट बी को मैं क्या अज्यूम करूंगा? पॉइंट बी को x2, 2x2। और तुरंत, भले यहाँ पे दो वेरिएबल्स मैंने अज्यूम किए हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि ए बी के डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो मुझे पता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 2x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। मतलब एक x1 x2 में रिलेशन ऑलरेडी है, हमको पता है। अब अगला काम क्या होगा? अगला काम होगा इनको एलिमिनेट करने का, यानी और इक्वेशंस फॉर्म करने का। तो बाकी इक्वेशंस कहाँ से आ रही हैं? अगर तुम्हें याद हो ऑर्थो सेंटर में निकाला कैसे था, तो ये जो लाइन है AH, इट इज परपेंडिकुलर टू OB। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? M1 M2 इक्वल्स टू माइनस वाली ना, हाँ स्लोप वाली। तो क्या आ गया यहाँ से देखो,
इसका AH का स्लोप क्या है? व्हाट इज स्लोप ऑफ AH? स्लोप ऑफ AH इज K minus x1 upon H minus x1. और OB का स्लोप तुम्हें पता ही है, इसका स्लोप 2 है, y equal to 2x. So this implies K minus x1 upon H minus x1 is equal to क्या? माइनस हाफ. अरे m1 m2 इक्वल टू -1 से. अब इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? यहां से आएगा 2k minus 2x1 is equal to -h plus x1, and from here we will get the value of x1 in terms of h and k. What is x1? h plus 2k by 3. h plus 2k by 3. Call this second equation. Similarly, slope of BH. Slope of BH क्या होगा? देखो, BH perpendicular to OA. OA का स्लोप है 1, तो उसका स्लोप क्या होगा? -1, है ना? तो क्या आ गया ये देखो, स्लोप ऑफ K minus 2x2. K minus 2x2 divided by H minus x2. And this should be equal to -1. Simplify करो उसको. So K minus 2x2 is equal to minus H plus x2. 3x2 is equal to H plus K यानी H plus K by 3. और अब सबको पता है कि हमारी जो दुश्मनी है वो इन दोनों से. We do not want them to exist. इनको एलिमिनेट करना जरूरी है, और इनको एलिमिनेट करना बहुत आसान हो चुका है, बिकॉज जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम जाकर x1 और x2 को प्लेस कर देते हैं, है कि नहीं? चलो ये काम करते हैं फाइनली. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? x1 minus x2 होल स्क्वायर. देखो, h plus 2k by 3 minus h plus k by 3 का होल स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2x2 यानी 2h plus 2k by 3 minus x1. x1 क्या था? h plus 2k by 3 का होल स्क्वायर is equal to 36. तो ये आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखो, h 2k minus k, तो k स्क्वायर by 9. यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आएगा? क्या कैंसिल हो गया? 2k, 2h minus h, h square by 9 is equal to 36. आ गया आंसर? थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगा लेकिन आंसर आ गया ना. यू नो, नॉट बैड. कितना बड़ा सोल्यूशन था? ठीक तो है, ठीक ठाक है. सो दिस मेथड 2 should always be there. मेथड 1 अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब ये तुम्हारा काम 50% कम हो गया. लेकिन अगर मुझे ये मेथड नहीं आता है तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. यही मैं कहता कि कोनिक सेक्शन में क्वेश्चन कोई छोड़ता नहीं है, सब करके आते हैं. बस कोई 5 मिनट में करता है, कोई 2 मिनट में करता है. तुम्हें 2 मिनट में करना है तो ज्योमेट्री सीख लो, वरना हो जाएगा. परपेंडिकुलर इक्वेशन ढूंढ लेते तो और जल्दी हो जाता सॉल्व. यस, मैंने एक्चुअली इन लोगों को भी इक्वेशन बताई नहीं, तो इसे मैंने, हालांकि ये जो हमने किया ये इक्वेशन ही तो है. देखो ये जो आया है यहाँ पर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड टू x plus 2y is equal to 3x1. ये वही तो है भाई, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म ही तो है. y minus y1 is equal to mx minus x1. ये कुछ अलग नहीं है. ओके, तो स्लोप का डिस्कशन जो है ना वो चलता रहेगा. स्लोप अब पूरे, मैंने कहा ना, कोनिक सेक्शंस में स्लोप चलता रहेगा. 3D आएगी तो उसमें भी चलता रहेगा. बट हम आगे अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें, क्योंकि अब ये जो तुमने क्वेश्चंस कर लिए वो अच्छे क्वेश्चंस थे. लास्ट में कल हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे. तो स्लोप निकालने का तरीका कुछ ऐसा है, और जितनी तुम थियोरी पढ़ते जाओगे उतना ही वो तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियरिटी, ऐसा कुछ हो चुका है ना हमारा? क्यों?
यस सर। यस। ओके, तो अब हम आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और ये अब हम स्पेशली आ रहे हैं बिकॉज हमको अब लोकस पता है, हमको अब लोकस के बारे में आइडिया है। तो अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे इस वेरिएबल पॉइंट को इस तरह मूव करना होगा कि ये स्ट्रेट लाइन मूव करे। कैन यू सेट सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस अंडर व्हिच दिस पॉइंट विल मूव ऑन अ यूनिक स्ट्रेट लाइन? सोचो, इस पॉइंट को तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन में मूव कराना है, तो क्या तुम कुछ ऐसी कंडीशंस यहाँ पे लगा सकते हो जिससे ये जब मूव करे तो लाइन में ही मूव करे? और बेसिक कंडीशंस, ऐसा नहीं कि तुमने अब स्लाइड करवा दिया फिर से वो लाइन वहां पे आंसर वन है। एंगल, वन पॉइंट। यस, अगर मैंने ये कहा कि ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है इस तरीके से मूव कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट है यहाँ पर, मान लो दिस पॉइंट इज x1, y1, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो कभी चेंज नहीं होता। तो बेसिकली जो ए पी को लाइन जो ज्वाइन करती है, इट ऑलवेज मेक्स अ फिक्स्ड एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इन अदर वर्ड्स, स्लोप ऑफ AP is constant, that is tan theta, या फिर मान लो मैंने m बोल दिया उसको। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि अब P हुआ तो हाँ A और P कोइंसाइड किए तो A और P कोइंसाइड कर गए, A और P कोइंसाइड कर गए तो बात तो सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगा एक्चुअली। एग्जैक्ट जीरो बाय एग्जैक्ट जीरो तो कोई मतलब है नहीं, सही बात है, but yes, A is also part of this locus because अगर if P is very very close तो उस केस में स्लोप वही रहेगा, एग्जैक्टली उस पे कोइंसाइड कर गया तो फिर वो एग्जैक्ट जीरो बाय एग्जैक्ट जीरो वाली कंडीशन आ जाएगी। मतलब स्लोप ऑफ अ पॉइंट जैसे कोई चीज नहीं होती है ना, तो बात सही है, ए को अवॉइड करते हुए चलो। आइडिया ये है कि हमको एक स्ट्रेट लाइन मूव कराना है, और देखो P कहीं भी अगर इस लाइन पे रखा जाए तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि स्लोप ऑफ AP विल रिमेन tan थीटा। अब इसीलिए ये जो पहली इक्वेशन देख रहे हो इसका नाम है स्लोप पॉइंट फॉर्म, इट्स कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो व्हाट इज अ स्लोप पॉइंट फॉर्म? Equation of a line passing through a fixed point, let's say A, जैसा एग्जांपल में दिया मैंने x1, y1, and having a fixed slope, say m, will be, so this is slope point form। यानी अगर मैंने तुम्हें स्लोप दे दिया लाइन का और मैंने तुम्हें एक पॉइंट दे दिया तो तुम अब लाइन की इक्वेशन बता सकते हो, क्योंकि तुम उस लाइन पर कोई भी वेरिएबल पॉइंट अगर रखा जाए तो उसके x और y कोऑर्डिनेट को रिलेट कर सकते हो। What is the equation of any curve in 2D plane? It is nothing but a relation between x and y. x और y के बीच का ही कोई ना कोई रिलेशन है, h और k के बीच का रिलेशन है। अब वो कहां से आएगा? What is the geometrical condition? Slope remains constant। हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला ऑलरेडी है, तो स्लोप के फॉर्मूले से क्या आएगा? m इक्वल्स टू k माइनस y1, होता है ना फॉर्मूला हमारा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 अपॉन h माइनस x1, और अब तुम रिप्लेस कर दो इसको, k को y से, h को x से, तो ये रही तुम्हारी स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन।
This is the equation of a straight line passing through x1 comma y1 and making a fixed angle with positive x-axis such that slope of this line is m. ये आंसर। बताओ, पढ़ा होगा ये, कॉलेज में पढ़ा होगा? यस सर। है ना, सबसे बेसिक फॉर्म है y माइनस y1 इज इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक फॉर्म यही है, इसको ध्यान रखो। यानी जब कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो ध्यान रहे कि हमको दो चीजें चाहिए, आई नीड अ फिक्स पॉइंट एंड आई नीड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अगर ये दो चीजें हमको पता है तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तुरंत निकाल सकते हैं। ऑलराइट, ये इक्वेशन इसी में डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल केसेस। Special cases like if line is parallel to x-axis, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे। तो लाइन अगर x-axis के पैरेलल है तो जो स्लोप है वो उसका 0 हो जाएगा, और उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, यानी y इक्वल्स टू y1। सिमिलरली लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यह भी एक स्पेशल केस है जहां पर स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब ये स्लोप नॉट डिफाइंड क्यों हुआ होगा, ये स्लोप नॉट डिफाइंड क्यों हुआ होगा, डेफिनेटली जो उसका डिनोमिनेटर है उसके 0 होने की वजह से। यस, इसका मतलब x इज इक्वल टू x1, यानी x इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बात सबको पता होनी चाहिए कि कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगी, y इज इक्वल टू k, एंड एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, उसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट होगी। और रीजन बहुत क्लियर था, यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन और इस पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से हमेशा कांस्टेंट रहती है, दैट्स व्हाई x इक्वल टू सम कांस्टेंट, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ऐसे कुछ इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्लोप पॉइंट फॉर्म। अभी हम क्वेश्चंस भी करते हैं इस पर, लेकिन ये समझ लो बहुत सिंपल था। दूसरा, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इंपॉर्टेंट क्या है मतलब वो फर्स्ट का ही वो है 2 points form। Why there's a 2 points form? Because in any number of dimensions, किसी भी डायमेंशन के यूनिवर्स में हो तुम, 2 पॉइंट्स को, अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं हमारे पास A and B, फिक्स पॉइंट्स, तो उनसे हमेशा एक यूनिक लाइन ही पास हो सकती है, राइट? फिलहाल लाइन इज अ पाथ, और वो पाथ किसी वेरिएबल पॉइंट का है। तो इस बार कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये 2 फिक्स पॉइंट्स हैं, x1, y1 एंड x2, y2, एंड इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। स्लोप इक्वल है। So equation of a line passing through 2 fixed points which are distinct also, A x1, y1, B x2, y2 will be. So who will come for help? First point सीधा, ये देखो ना, ये हम कर चुके हैं ना, तो वेस्ट क्यों किया जाए उसको। हमको पता है कि लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होती है। नाउ वी कैन नॉट यूज m बिकॉज इन दिस इंफॉर्मेशन m इज नॉट यूज्ड। हमें क्या पता है, हमारा आंसर हमको चाहिए x1 y1 और x2 y2 की टर्म्स में, बट देन वी नो कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, राइट?
क्या होगी इस m की वैल्यू? y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1. So this is called 2 points form. अगर तुम्हें 2 पॉइंट्स दिए जाएं तो उनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन वही है स्लोप पॉइंट. स्लोप निकाल लो 2 पॉइंट से और लिख लो आंसर. तो ये रहा. भाई नोट कर लो, नोट कर लो. थोड़ा बोरिंग काम है लेकिन जल्दी से इससे निकलते हैं बाहर. ये देखो, मैंने कहा था जब हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ेंगे उसके बाद ऑर्थो सेंटर निकालना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, या सर्कम सेंटर निकालना बहुत इजी हो जाएगा. रीजन ये है, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स. यू टेक एनी टू एंड यू विल गेट ऑर्थो सेंटर. अब अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उसका मतलब अगर मैं दोनों ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन लिख लूं, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला ये पॉइंट है, यानी दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आई कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर. करेक्ट है? तो कैन यू फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स? बताओ भाई. आर्यन, can you find equation of altitudes? Yes sir. कैसे बताओ? कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहोगे? स्लो पॉइंट, 2 पॉइंट, क्या यूज करना चाहोगे? स्लो पॉइंट. स्लो पॉइंट. जैसे मान लो हम AH की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो क्या हमारे पास स्लोप है इसका? सर h कॉमा k अज्यूम करके निकाल लेंगे. नहीं, h कॉमा k की टर्म्स में लाओगे स्लोप तुम इसका? भूल गया आर्यन, अभी तो सॉल्व किया था इसको हमने. सर BC. अरे भाई BC का स्लोप है. कितना हाँ है इसका स्लोप? BC का स्लोप क्या होगा बताओ? व्हाट इज द स्लोप ऑफ BC? 1/6. तो अगर BC का स्लोप 1/6 है तो AH का स्लोप क्या होगा? -6. सॉरी, सॉरी, -6 होगा. आराम से, तुम लोग क्या मतलब फ्लो में चले जा रहे हो. 1/6 तो -6, प्रोडक्ट शुड बी -1 ना. और एक बार हमको स्लोप मिल गया तो पॉइंट तो है हमारे पास, फिक्स पॉइंट तो है ना हमारे पास, A है कि नहीं? तो क्या होगी इसकी इक्वेशन? इक्वेशन बताओ. स्लोप पॉइंट फॉर्म y-3 इक्वल टू, देखा ना? हाँ, y-3 इज इक्वल टू -6 इंटू x -2. थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो अच्छा लगेगा देखने में. 6x प्लस y इज इक्वल टू 15. आ गया AH. तुलिका BH बताओ. BH बनाया मैंने, क्या बनाया? हाँ BH. स्लोप क्या है इसका तुलिका? व्हाट इज स्लोप ऑफ BH? तुलिका इसका स्लोप क्या है? सर -1/2. ओके, इसका स्लोप कितना है AC का? सर AC का -2.
अगर ये -2 है तो वो -1/2 सॉरी सर, 1/2 1/2। व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीपल? मतलब दो चीजों को मल्टीप्लाई करके माइनस बनाने वाला है, एक निकाल चुके हो, दूसरे में गलती कर रहे हो यार। ठीक है चलो कोई नहीं, -2 है तो ये सॉरी मैं भी हाफ हो गया है, हाफ हो गया। तो क्या होगी इसकी इक्वेशन? इक्वेशन क्या होगी? ब्राह्मण ब्राह्मण है यहाँ पर? ब्राह्मण अर्णव, अर्णव है क्या? यस सर। अर्णव क्या होगी इसकी इक्वेशन BH की, अगर तुम्हें इसका स्लोप पता है? हाफ है इसका स्लोप। स्लोप पॉइंट फॉर्म से अर्णव, ये रहा वो पॉइंट और ये रहा स्लोप। क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? सर फॉर्मूला लगा के हम तो फॉर्मूला लगाना है ना, लगाना। अरे वाह, ये सही है सर। y माइनस y1 और ना फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है? अप्लाई। ये रहा B, ये पॉइंट तुम्हारे पास है और ये स्लोप तुम्हारे पास है। स्लोप भी है, पॉइंट भी है। अप्लाई द फॉर्मूला। हाँ सर। व्हाट इज y1? सर -2। तो टेल मी ना, क्या लिखूं यहाँ पे मैं? +2 y plus 2 is equal to 1/6 x minus 1/2। 1। स्लोप हाफ है इसका। 1/6 का पिछला स्लोप यूज। क्या कर रहा है? नहीं सॉरी सर। स्लोप ऑफ BH इज हाफ ना? हाँ सर। हाफ इनटू अभी क्या सर -2 -4 -6। क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y minus y1 is equal to m x minus x1। यस सर। अप्लाई करो ना इसको यार। x तो लिखोगे ही ना? हाँ सर। x1 क्या है? सर -2। तो क्या लिखूं यहाँ पे मैं? सर +2। चलो सिंप्लीफाई करो इसको और बताओ क्या आ रहा है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, क्या आएगा? 2y plus 4 is equal to x plus 2। This implies क्या? 2y minus x plus 2 is equal to 0। And this is second altitude. This is your first altitude। क्यों निकाले हमने ऑल्टीट्यूड्स? हमने ऑल्टीट्यूड्स इसलिए निकाले हैं दोनों को इक्वेट करके h मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि हमको वो पॉइंट निकालना है जो दोनों में कॉमन है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, हालांकि बहुत बेसिक चीज है। यहां पर जो x लिखा हुआ है, यहां पे जो y लिखा हुआ है, this x and y, these x and y are the coordinates of any point on h। सिमिलरली यहां पर जो x और y लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन BH, एनी पॉइंट, राइट? बट जब मैं कहूंगा कि इसका x और इसका x सेम है, इसका y और इसका y सेम है, ये दोनों x दोनों y सेम है, जरूरी नहीं है। बट जब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा मैं मान रहा हूं, मैंने ऐसा अज्यूम किया है, तो डेफिनेटली हम एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं जो दोनों लाइंस पे लाई करता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। तो ये मैं लिखवाने की जरूरत मुझे लगता है नहीं, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब कभी तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा लाइंस का, तो बस तुम्हें दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। ये दो इक्वेशंस जो हमारे सामने हैं, एक है 6x plus y is equal to 15 और दूसरी है -x plus 2y is equal to -2। चलो उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद
you will get the coordinates of ortho center. तो क्या आंसर आता है भाई, निकाला किसी ने? क्या किसी ने ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाले? निकाल लिया करो यार। सर निकाले, बट इक्वेशन सॉल्व करते वक्त साइन का गड़बड़ कर दिया। क्या रहा है भाई? 3/13 32/13 and 3/13 32/13 and 3/13। तो ये रहा ऑर्थो सेंटर। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट अगर मैं पूछूं, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल BHC। ये वाला ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हमें BH का स्लोप पता है और C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके स्लोप इनटू -1 कर देंगे। वो जो पिछले मेथड किया था वही करेंगे और इक्वेशन सेटिस्फाई करा देंगे दोनों की। करो। क्या तुम्हें इस डायग्राम में BHC का ऑर्थो सेंटर दिखाई दे रहा है? हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट, हाउ डू यू लोकेट ऑर्थो सेंटर? क्या करते हैं हम? ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं। मैंने जो डायग्राम बनाया है ट्रायंगल BHC के लिए, कैन यू टेल मी वेयर आर द ऑल्टीट्यूड्स? मैंने सर एच ही होगा सर, सेम। तुम लोग कह रहे हो H ही होगा? H सर x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। सर A और B के बीच में वो जो पॉइंट है। शौनक यार तू क्या कर रहा है यार? तेरे को हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस दिखाई देती है, मैं क्या करूं? मैं परेशान हो गया यार। आज मैंने इसीलिए थोड़ा टॉन्ट भी मारा कि शायद आज वो काम नहीं करेगा, फिर वही काम कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा। अरे तेरे को दुनिया की हर वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस दिखाई देती है पैरेलल, और हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पर दिखाई देती है यार। इतना ऑप्टिमिज्म भी अच्छा नहीं है यार लाइफ में। ओके सर, मैं बोल तो रहा हूँ यार, ये देखना कोऑर्डिनेट्स देख, 4, -1, ये है -2, -2, तो ये लाइन क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है? सर A होगा क्या? A होगा। यस यस, आंसर इज A, यानी कि आंसर है 2, 3। लेकिन मुझे सरप्राइज नहीं लगा तुम लोग H बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो कि BHC का ऑर्थो सेंटर H है, यानी BHC राइट एंगल ट्रायंगल है, जबकि राइट एंगल यहां बनाया हुआ है। ये राइट एंगल दिख रहा है साफ साफ। हाउ कम BHC इज राइट एंगल? H क्यों बोल रहे हो यार? अरे भाई, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। तो अगर मैं B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं CH पर, क्या मैंने B से CH पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है? मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। देखो ना, ये जो लाइन है यही तो B से गई है जो CH पे परपेंडिकुलर है, और ये लाइन देखो, ये वाली, ये वही तो लाइन है जो C से गई है परपेंडिकुलर ऑन BH, और ये दोनों लाइंस कहां मीट कर रही हैं? A पर। तो अगर तुम मेथड से करोगे तो मुझे क्या दिक्कत है, करो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर ABC का, ये मैं लिखवाया था शायद, नहीं लिखवाया था या नहीं? If H is ortho center of triangle ABC, then ortho centers of triangle BHC, triangle CHA, and triangle AHB
are what? A, B and C respectively. यही खुद ऑर्थो सेंटर बन जाएंगी, जो वर्टाइसेस हैं यही ऑर्थो सेंटर्स बन जाएंगे। कंस्ट्रक्शन से साफ दिखाई दे रहा है। और मेरी बात दिमाग में बैठा लो, किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर तभी हो सकता है जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, अदरवाइज कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। हेलो। क्या हुआ, ये ज्यादा कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या? समझने में दिक्कत आ रही है? स्लो जाओ और ठीक। ओके, नोट कर लो भी, इसका आंसर नोट कर लो, ये पॉइंट नोट कर लो। इक्वेशन ऑफ लाइन पर हम पहुंच चुके हैं और चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। अब किक स्टार्ट मिल चुकी है इसको, लेकिन अभी मैं बहुत इस चैप्टर में बहुत डीप नहीं जाता हूँ मैं। अभी तो जस्ट स्टार्ट है, अभी मैं बहुत सारी चीजें तो मैं बताऊंगा। सर तो वो पहले क्या था, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, वो चैप्टर का पार्ट नहीं था क्या? वो स्टार्टर था, अभी मेन कोर्स स्टार्ट होगा। अच्छा, लास्ट में थोड़े डेजर्ट्स भी मिलेंगे, डोंट वरी। तो मेन कोर्स अभी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मेन कोर्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारी जो एनसीईआरटी बुक होगी, जो भी होगी, वो उसमें यहाँ से स्टार्ट होता है सीधा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। थोड़ा बहुत रिवीजन कराते हैं वो एक पेज का, लेकिन उसमें फिर ये स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग वाले पॉइंट बताने और रिवीजन करना इसलिए जरूरी था। तुमने क्वेश्चन देखे ना, अभी देखा ना क्वेश्चन लोकस वाला, तो इसलिए वो जरूरी था। ऐसे क्वेश्चन करने का ऑल्टरनेट मेथड तभी मिलेगा जब हम थोड़ी ज्योमेट्री जानते होंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक दो चीजें और कर लेते हैं। हमने कितने पॉइंट किए? 2 पॉइंट किए ना। तीसरा पॉइंट ये भी कर लेते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये तुम बचपन से पढ़ते आ, मतलब 1-2 साल से पढ़ते आ रहे हो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा ना ये सभी ने? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें क्या होता है? ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आपको इस लाइन का स्लोप पता है m। चल केस है ना बेसिकली फर्स्ट टाइम। हाँ, पता नहीं क्यों बनाते हैं, लेकिन ठीक है। एंड यू हैव y इंटरसेप्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? वो कट कर रहा है पाई को कट सॉरी, जहां पे कट कर रहे हैं, इसको b बोलते हैं। जैसे मान लो ये b पे कट कर रहा है, तो अगर मैं बोला कि y इंटरसेप्ट c है, तो उसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हुआ कि जो b है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, c। बेसिकली ये जो अलजेब्रिक लेंथ है वो c है, एंड आई एम यूजिंग द वर्ड अलजेब्रिक बिकॉज c कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ये बात ध्यान रखना, इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इंटरसेप्ट हो सकता है, -2, -5 है ना। तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है अगर मैंने इंटरसेप्ट तुम्हें बता दिया। आई टोल्ड यू y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज -5, तो ये कहां कट कर रही है? ये कट कर रही है 0, -5 पर। और अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ और नहीं, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है। y इंटरसेप्ट देने का मतलब हुआ कि तुमको एक पॉइंट दिया गया है, और अगर तुम्हें एक पॉइंट ऑलरेडी पता है तो तुम इक्वेशन निकाल सकते हो, बिकॉज स्लोप भी तुम्हारे पास है। क्या होती है स्लोप? अर्नव, स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करो उस पर और बताओ मुझे क्या लिखूं मैं? इक्वेशन ऑफ लाइन। अर्नव, यस सर। क्या होगी इसकी इक्वेशन? अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म। मैं फिर याद दिलाऊं, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे y1 क्या है अर्नव? सर c।
सर स्लोप y क्या है? टू mx प्लस c। वो बाद में आएगा, पहले इसको बता दो। y माइनस सी इज इक्वल टू m, आगे क्या लिखूं मैं ब्रैकेट में, x माइनस 0। और यहां से देखो डिराइव हो गई वो इक्वेशन जो तुम बहुत दिनों से देख रहे थे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये है तुम्हारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बट अगर तुम्हें फर्स्ट टू पता है तो इन सब की कोई जरूरत है नहीं, पता नहीं क्यों है ये, बस लिखने के लिए है तो लिख लो उसको। तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नोट किया? ओके। और फोर्थ है इंटरसेप्ट फॉर्म। इस बार you have both, you have x intercept A, y intercept B. What does this mean? This means we have both points of intersection, A comma 0, 0 comma B. तो खुशी क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन? कैसे निकालेंगे इस लाइन की इक्वेशन जिसके हमें दोनों इंटरसेप्ट्स पता है? 2 पॉइंट फॉर्म। चलो अप्लाई करो, बताओ मैं क्या लिखूं। अप्लाई। y minus 0 is equal to b minus 0 by 0 minus a into x minus a। परफेक्ट। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, एंड यू कैन सी दिस इज बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, एंड इफ a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, हम ए बी से डिवाइड कर देते हैं, एंड दिस विल लुक लाइक x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। पूरा फुल टाइम पास है। अरे 2 पॉइंट फॉर्म हो गई और सब कुछ हो गया तो ये सब करने की जरूरत क्या है यार? जिसपे सबसे कम फोकस होता है लोगों का और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म वही है। ये सब तो बेकार है, ये सब बेकार है। पहली 2 इंपॉर्टेंट थी, ये सब बेकार चल रहा है। हाँ क्या बोला पार्थ? ये सब 10 तक किया था, अभी एक ही दिखा था एनसीईआरटी में जो नया था। कौन सा नया लिखा? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, हाँ वो भी बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका। चलो खैर, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको ही रोकते हैं आज। और ये नोट्स मैंने एक बुकलेट डाल दी है रेजोनेंस की, वो रेजोनेंस की बुकलेट है, तो बाकी बुकलेट्स में डालता रहूंगा। नारायणा की बुकलेट डाल देता हूँ अभी थोड़ी देर में, और पेस की बुकलेट डाल देता हूँ। तो बुकलेट्स असाइनमेंट जो है वो मिक्स्ड है एक्चुअली, मेरे पास स्ट्रेट लाइन का है लेकिन वो मिक्स्ड है, तो अभी उसके लिए टाइम है। तो अभी तुम बुकलेट से ही क्वेश्चंस करो, क्योंकि हमें बेसिक नहीं है अभी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर मैं असाइनमेंट और देता जाऊंगा। स्ट्रेट लाइन पे तो बहुत असाइनमेंट है, बहुत बुकलेट्स हैं करने के लिए। ठीक है भाई, और कोई बात? केवीपीवाई की तैयारी कर लो। हाँ सर वो आपने केपलर्स लॉज लाइक प्रूव करने बताए थे।